कहते हैं लोकतंत्र का त्यौहार जब जब आता है जनता जनार्दन बनती है, और जब जनता जनार्दन बनती है तो राजनीतिक पार्टियों के लिए मुश्किलें और चुनौतियां दोनों खड़ी होती हैं। जी हां, इस वक्त हम मौजूद हैं रोहनिया विधानसभा में। रोहनिया विधानसभा की बात करें तो 2007 में इसका परिसीमन हुआ था और 2007-12 में विधानसभा बनने प्रथम विधायक बनने का श्रेय एनडीए गठबंधन की अनुप्रिया पटेल को गया था। उसके बाद मध्यावधि चुनाव होते हैं और मध्यावधि चुनाव में सपा का कब्जा होता है। फिर से 2017 के मोदी लहर में एक बार बीजेपी फिर से कब्जा होती है। क्या कुछ विकास हुए हैं इस रोहनिया विधानसभा में, सीधे जानते हैं। बीजेपी की ओर से हमारे साथ जुड़े हैं कुंवर बीरेन जी। बीरेन जी, क्या कुछ विकास हुए हैं इन 5 सालों में अब तक रोहनिया विधानसभा की बात करें तो? रोहनिया में तो पहले बहुत विकास हुआ है। विद्यालयों की स्थिति सुधर गई है, सड़कों का जाल बिछ गया है, शिक्षा का स्तर सुधरा है, गाँव में महिलाओं के लिए शौचालय बन गया है, बिजली की भी स्थिति काफ़ी पहले से अच्छी सुधर गई। पिछले सरकारों में जहाँ बिजली रहती नहीं थी, अपने रोहनिया क्षेत्र में जहाँ अधिकतर ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे अब 18-20 घंटे बिजली रह रही, कम से कम। बाकी तो 24 घंटे रहे, लेकिन बिजली की स्थिति काफ़ी अच्छी हो गई है। सिंचाई का साधन बढ़ गया है, अब किसानों को अब खेत में पानी मिल रहा है। फिर भी क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि विधायक जी नदारद रहते हैं क्षेत्र से। विधायक जी नदारद वो क्षेत्र में रहते हैं और क्षेत्र का काम करते हैं, वो जनता के बीच में ही रहते हैं और लोगों के सुख दुख में शामिल होते हैं। और पार्टी के लोगों का और हमारा खुद सभी का कर्तव्य रहता है और ध्यान भी रहता है कि लोगों के बीच में रहें। और हमारे साथ सपा से जुड़े हुए हैं, क्या कहना है किन मुद्दों के साथ आप सरकार में जाएंगे? चूंकि 2012 से 17 तक सरकार आपकी थी, लेकिन पिछले 5 सालों में बीजेपी की सरकार रही। क्या किन मुद्दों के साथ आप जनता के पास जाएंगे इस बार? पहले तो मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और वंदन करता हूं। इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था सबका साथ और सबका विकास, उस वादे पर ये पूरी तरह विफल है। विफल इसलिए हैं कि ये खास तौर से पिछड़े वर्ग के वोटों के बल पे ये गवर्नमेंट में आए, लेकिन जब उनको अधिकार के संरक्षण की बात होती है, अधिकार देने की बात होती है, तो उसमें ये 90 और 10 कर देते हैं। मतलब 10 को ये लूटने का अवसर दे देते हैं और 90 को लुटवाते हैं। कहने का आशय ये है कि इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पिछड़ी जातियों और दलित जातियों का बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा है और यह शोषण इनको 2022 के सरकार में स्पष्ट दिखाई पड़ जाएगा जब समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बन जाएगी। बिहार सरकार में एनडीए में अलायंस है और फिलहाल उत्तर प्रदेश में अलग चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं विकासशील इंसान पार्टी की तरफ से। हमारे साथ हैं ओम प्रकाश, प्रदेश सचिव जी। क्या कुछ मुद्दे होंगे, चूंकि आप बिहार में अलायंस में हैं और यूपी में अलग चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं, क्या कुछ मुद्दे होंगे आपके साथ जनता के सामने? जी बिल्कुल अभिषेक जी, पहले तो मैं धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा आपको कि आपने हमें यहाँ आमंत्रित किया। अभी हमारे बड़े भाई साहब जैसे बात किए भारतीय जनता पार्टी से और सपा से भी एक इन्होंने भी कहा, तो मैं उस मुद्दे पर कहना चाहूँगा कि जैसा कि भारतीय जनता पार्टी जो भी आज तक वादा किया या कर रहे हैं, अगर यूँ कहा जाए तो पिछड़े वर्ग, दलित, ओबीसी, ये जो अदर जातियाँ आती हैं, इन कैटेगरी के साथ हमेशा छलावा हुआ है और आज भी हो रहा है। हम मानते हैं कि रोड, रास्ता, बिजली, पानी, लेकिन मुद्दा सिर्फ यही नहीं है, इससे हटकर भी है। जैसे अगर बेरोजगारी की बात करा जाए तो सबसे ज़्यादा छलावा जो हुआ है वो रोजगार के नाम पे युवाओं के साथ हुआ है। जो भारतीय जनता पार्टी बोलता है कि हम आप युवाओं को रोजगार देंगे, आज के डेट में कितने युवा हैं जो बेरोजगार हो चुके हैं और 2 साल के लॉकडाउन ने उनकी स्थिति बिगाड़ दी है। अब तो जनरल कैटेगरी के लोग भी बेरोजगार हो चुके हैं। महिलाओं की सुरक्षा की बात आती है तो मैं अगर बात करूं तो देखिए, सबसे ज़्यादा भ्रष्ट और जिनके ऊपर आरोप लगा है वो भारतीय जनता पार्टी में ही पाए जाएंगे। यानी कि इज्जत के मामले में भी ये लोग फेल मार गए हैं। सिर्फ बात है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक आंदोलन है, नारा बन के रह गया और कुछ नहीं। तमाम विपक्षी पार्टियां सरकार पर भी आरोप लगा रही हैं। उत्तर प्रदेश में भी अलायंस कर चुकी अपना दल एस के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या कुछ मुद्दे होंगे, चूंकि आरक्षण को लेकर तमाम बातें आपकी विपक्षी पार्टी कह रहे हैं, आप आरक्षण के बल पर ही सरकार के साथ टिके हैं और 69,000 भर्ती में भी आप लोगों ने मुद्दा उठाया। क्या कुछ मुद्दे होंगे इस बार आपकी तरफ से? सबसे पहले तो मैं सारा परिवार और यहाँ पे बैठे हुए गणमान्य का सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूँ। साथियों, जैसा कि अभी भाई साहब ने बताया कि हमारी पिछड़ों का अनहित हो रहा है। पिछड़ों का अभी आपने देखा है कि एनडीए की सरकार में बहन अनुप्रिया जी के साथ मिल करके पिछड़ा आयोग का गठन करके उसका जो है मान्यता दिलाया गया है और पिछड़ों को मान्यता उस
कैटेगरी में लाया गया, चूंकि हमारा पिछड़ा वर्ग का कोई भी लेटर दिल्ली या लखनऊ के सदन में जाता था तो कोई सुनने वाला नहीं था। लेकिन आज बहन जी के नेतृत्व में, अनुप्रिया जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने यह ऐसा गठन करके इस पिछड़ा आयोग सदस्य को लागू करके जो है केंद्र और यूपी को इतना बड़ा पिछड़ों को तोहफा दिया गया है। इसके लिए मैं दिल से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद देता हूं, बहन अनुप्रिया जी का धन्यवाद देता हूं कि एनडीए की सरकार में मिलकर के ऐसा काम किया। लेकिन रोहनिया और कार्य की बात जहां तक हो रही है, जितना 7.5 सालों में कार्य हुआ है उतना किसी भी सरकार में कार्य नहीं हुआ साथी। तो अपने कार्यों को लेकर के हम लोग जनता के बीच में जाएंगे। जैसा कि अभी आपने देखा कि एक हमारे महापुरुष, जैसे कि 565 रियासत को एक करने वाले महापुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय श्री अखिलेश जी ने कहा कि जिन्ना और सरदार पटेल की तुलना बराबर कर दिया। जिन्ना का तुलना देश बांटने वाले आदमी से, देश का बंटवारा करने वाले आदमी से सरदार पटेल की तुलना करना बहुत निंदनीय है। यह मैं आपके सहारा चैनल के माध्यम से अपनी बात रखता हूं। पिछड़ों का, अपने समाज का, अपने पिछड़े लोगों का बहुत बड़ा उन्होंने इस तरीके से कह के ये बहुत बड़ा नुकसान किया है। सरकार बनने के बाद बीजेपी अलायंस में रहे सुभाषपा अब सरकार से अलग हो चुकी है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष सपा के साथ अलायंस कर चुके हैं। क्या कुछ मुद्दे होंगे आपके सामने इस बार चुनाव में? सबसे पहले तो यहाँ पर बैठे सभी लोग और सारा परिवार का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आपको बताना चाहता हूँ कि अभी आपने देखा कि रोहनिया विधानसभा की बात आपने किया, तो काम की बात है, तो काम तो आप भी यहीं पर रहते हैं, आप भी देख सकते हैं कहाँ काम हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है। जिस तरह सरकार चला रहे हमारे देश के मुखिया झूठ बोल करके 15 लाख का आश्वासन दे करके हम लोगों को अलग किया, वोट लेने के बाद अलग कर दिया और साथ रह करके हमने सरकार बनाया। सरकार बनाने के बाद बात नहीं माना, बात न मानने के बाद हम लोग अलग हुए। आज हम लोग अलग हैं, ऐसी बात नहीं है। हम लोगों का एक ही उद्देश्य है कि सरकार किसी का हो, लेकिन गरीबों का शोषण नहीं होना चाहिए। अगर शोषण होता है तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आम आदमी पार्टी के आपका भी पहला चुनाव होगा उत्तर प्रदेश में लोकसभा के बाद, क्या कुछ नीतियां होंगी, क्या कुछ मुद्दे होंगे जनता के सामने रखने के लिए? आप सभी को मेरा करबद्ध प्रणाम एवं यहाँ आमंत्रित करने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। मेरा नाम सेतुपति त्रिपाठी है और मैं आम आदमी पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। जब ऐसी किसी डिस्कशन में जब कोई बात चलती है तो हमें 2 पैरामीटर्स पे हमें लगता है कि एक इसकी समीक्षा करनी चाहिए। एक तो वर्तमान सरकार जिससे क्या उम्मीदें थीं और वो कार्यकाल ख़त्म होने के लगभग मुहाने पे हैं, तो वहाँ पर क्या उन आशाओं को, उन उम्मीदों को वो पूरा कर पाए, पहली समीक्षा इस पे होनी चाहिए। दूसरी समीक्षा कि अगर हमारी कल को सरकार आती है तो हमारे क्या वो परिवर्तन होंगे जो समाज को हमसे उम्मीद करनी चाहिए। तो पहले पे अगर आते हैं तो क्या सीधा से एक सवाल है कि क्या यही वो आमूल चूल परिवर्तन के वो दिन थे जिसके लिए मोदी जी और उनके एनडीए के